ओके, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और आज मेरे साथ यहाँ पे दो बहुत ही खास विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो आज के हमारे सेशन में हमारा साथ देंगे, हमें हमें समझने में मदद करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ओके, मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, मनोवैज्ञानिक। आपके साथ मैं कई बार ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ जो आम जिंदगी में हम सभी लोगों के दिमाग में चलती रहती है। हम इंसान के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इंसान के अजीब और गरीब दिखने वाले बिहेवियर के पीछे क्या राज है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अपने लेवल पे तो भग कई बार करती ही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे बीच में दो बहुत ही खास विशेषज्ञ हैं। एक है हमारे अपने सिद्धांत अग्निहोत्री सर, स्टडी ग्लोव्स के प्रोप्राइटर, जो हर रोज आपको यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी जबरदस्त तैयारी कराते हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर इंसान को जानना है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है और बिल्कुल अनबायस्ड न्यूज चाहिए, तो हमारे देश में अनबायस्ड न्यूज बताने वाले, अनबायस्ड न्यूज को तरीके से न्यूज को समझाने वाले व्यक्ति एक और एक सिद्धांत अग्निहोत्री सर ही है। तो धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी बिजी स्केड्यूल से मुझे ये समय दिया। और साथ में हमारे हैं अहमदाबाद से जुड़े हुए डॉक्टर ध्रुव ठक्कर, साइकाइट्रिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, स्लीप एक्सपर्ट, न्यूरो साइकाइट्री में बहुत ज्यादा अपनी महारत हासिल किए हुए हैं डॉक्टर ध्रुव ठक्कर। तो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर ध्रुव। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज मुझे एक मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से समझने में, सीखने में मदद कीजिए आज के टॉपिक को, जो है ऑब्सेशंस, सेक्सुअल ऑब्सेशंस, जो कई सारे लोगों को डिस्टर्ब करता है। इसी हफ्ते में मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला है और कितने सारे लोगों ने क्लिक किया और लोगों ने कहा कि हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आप दोनों को यही सवाल पूछूंगी कि सिद्धांत सर, पहले आप बताइए, फिर डॉक्टर ध्रुव आपके पास आएंगे। एक ही सवाल है पहला, कि सेक्सुअल ऑब्सेशंस होते क्या है आदमियों में? ये क्या है सेक्सुअल ऑब्सेशन? ये क्या कोई बीमारी है, क्या है? मैम, ये जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में यहाँ पे दो डॉक्टर्स बैठे हैं इस बीमारी पे तो आप लोग ज़्यादा इस पे डाल पाएंगे, बट मैंने जो समझा है एक्चुअली क्या है कि नेचर ने हमको दो चीज़ें तो दी हैं, वो इनबिल्ट है। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि अगर भगवान है तो एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होगा, क्योंकि वी सी कोडिंग इन ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या है कि नेचर ने दो चीज़ें दी हैं, एक तो हमको खाना है, वी हैव टू ईट, ठीक है, डार्विन कहता था जैसे। एंड सेकेंड थिंग जो हमको दी वो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस है। और ये इंस्टिंक्टिवली हर एक जितनी भी स्पीशीज है वो हम में है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है सेक्सुअल ऑब्सेशन की। आई थिंक ये एक ऑब्सेसिव सेक्सुअल डिसऑर्डर भी एक डिसऑर्डर भी होता है इनफैक्ट, जब बहुत ज्यादा इंसान उसी बारे में ही सोचने लगता है। तो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज कंट्रोल्ड सेक्सुअल एनर्जी, दैट इज ओके, राइट। इतिहास में जाएं, जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जब वैदिक पीरियड आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, उसके बाद एक पैटर्न शुरू होता है। और हम सबको ये पता है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने भी बोला था, कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जो सेक्सुअल क्या कहते हैं उसको, वो डेवलप होने लगती है बच्चों में 5-6 साल की उम्र से ही, राइट। भारत ने क्या किया था ऐसी ऐतिहासिक तौर पे, कि भारत ने एक पूरा आश्रम स्कूल चलाया था। मतलब भारत के, अब ऋषि मुनि कहिए, वैज्ञानिक कहिए, बट उनको पता थी ये बात कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको, उस एनर्जी को हमको चैनलाइज करना है, वी हैव टू चैनलाइज दैट एनर्जी। उसके लिए उन्होंने स्टेप 1 किया था, ब्रह्मचर्य। अब मेडिकल ने ये पूरा प्रूव किया है कि सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल अर्ज आती है, हालांकि इसकी कोई उम्र नहीं है, बट 15 साल और 30 साल का जो पीरियड है, इस बीच बहुत ही ज्यादा ये होता है, ठीक है। अब यही पीरियड है हमारे सक्सेसफुल होने का। तो हमारे जो वैदिक पीरियड में था, जो ऋषि मुनियों ने किया, उन्होंने कहा कि एक स्कूल बनाते हैं, इसमें हम इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेंगे। ओशो कहते हैं
ओशो की जो किताब है उसमें हम्म, संभोग से समाधि तक, उसमें उन्होंने ये बताया है कि आज के जमाने में हम स्टेप 4 पे चले गए। हमने स्टेप 1 किया नहीं, हमने अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया। हम्म, अब उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, योग होता है, मेडिटेशन होता है, और ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था। साथ ही साथ ऐसे भी हमको एविडेंस मिले हैं ऐतिहासिक तौर पे कि उसमें बॉडी को भी दिखाया जाता था, मतलब समझाया जाता था, ठीक है। जो चैप्टर हम स्किप करते हैं अपने स्कूल डेज में, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो बच्चों को नहीं बताते हम, तो उसको भी समझाया जाता था। तो वहीं से ही मुझे लगता है बीज जो है वो देते हैं, ठीक है। कि पहली बात, जब हम बच्चों को समझाते नहीं हैं और जब हम उनको वो ज्ञान नहीं देते हैं, तो वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी और फिर वो कहीं ना कहीं फटेगी, ठीक है ना। हाँ, तो सेक्सुअल ऑब्सेशन वहां से ही क्रिएट होना जो है वो शुरू हो जाता है ना। क्योंकि नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो कि पहले हम दिया करते थे, ठीक है। आज के जमाने में मैंने कहा कि हम सीधा स्टेप 4 पे जाते हैं, स्टेप 1 को स्किप करके। तो हम्म, वहां से फिर दिक्कत होती है। अब होता क्या है कि हमारा फिर एनवायरमेंट, ठीक है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि आपने मैस्कुलिन मर्द पर्सपेक्टिव से बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या उसको माहौल दिया जा रहा है, औरतों को कैसा ट्रीट किया जा रहा है। जैसे हमने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो जी, इंसिडेंट हुआ, उसमें उसकी हिस्ट्री ही रही है। वो बचपन से ही बंदा जो है वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि उसके सामने उसको देखा है जिस तरीके से उसका परिवार रहा है, उसने अपनी जो मम्मी है या जो भी उसको गलत ट्रीट होते हुए देखा, तो ये ऐसा है। तो फिर एनवायरमेंट, अब ये सब चीजें जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर एक ऑब्सेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है। कंट्रोल करेंगे तो वो चीज आपकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर चैनलाइज हो जाएगी, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज दी मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना। जब सेक्सुअल अर्ज आती है तो जो जैसे जब शादी नहीं, तो वी टेंड टू मास्टरबेट, ठीक है, हम्म, एवरीवन। तो वो एक हम्म, रिलीज होता है, दिमाग जो है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स हो गए, डोपामिन हो गए, एक रिट्रैक्शन हम्म, पीरियड। हम्म, अब बात ये है कि वो कंट्रोल्ड है नहीं कंट्रोल, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और आज के जमाने में इतनी सारी चीजें हैं कि वो एकदम अनकंट्रोल्ड है, तो फिर वो कंपल्शन में हो जाता है, और सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है वो फिर बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो लगभग हर एक फील्ड में, क्योंकि दो इम्पैक्ट होते हैं, एक सोशल इम्पैक्ट होता है और एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है। हम समाज में रहते हम्म। हैं, तो समाज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका, और फिर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो दोनों में ही फिर वो गड़बड़ तो कर कहीं देते पे समाज कहीं पे हमें हमारी सेक्सुअलिटी के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहा हैं। है। एग्जैक्टली। ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि समाज को पता ही नहीं कि हमारी सेक्सुअलिटी के साथ क्या करना चाहिए। वो ऐसे राइट। जैसे कि हम आँख बंद करके रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। जैसे जैसे हम हम्म। अगर बच्चों को बताएँगे नहीं कि अरे सेक्स नाम का कुछ होता है, तो उनको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम लड़कों को बॉयज़ स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में ही भेजना चाहते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर ये मिलेंगे-जुलेंगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारा समाज कहाँ आ गया है। जिन लड़कों ने कभी बचपन से लड़कियों से बात नहीं की है, जिन लड़कियों ने हम्म। लड़कों से बात नहीं की है, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो एक-दूसरे को ऑपोज़िट जेंडर को समझ नहीं पा रहे हैं। लड़के ऑपोज़िट जेंडर लड़कियों के पास नहीं रहते, तो उनको इंसान जैसा समझते नहीं है। कुछ मैं नहीं कहूँगी सारे, एग्जैक्टली। लेकिन कुछ लड़के ज क्योंकि उन्होंने कभी इंटरैक्ट ही नहीं किया है, कभी देखा ही नहीं है कि लड़की की बातें क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, किस बात पे वो खुश होती है, उनको तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, बॉयज़ स्कूल में गए सारी ज़िंदगी। मैम बिल्कुल सही बोला, और एक चीज और, मैं आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि वुमेन्स बॉडी इज टू बी वर्शिप, पूजा होती है, हमारे ऐतिहासिक तौर पे होती रही है। आप जब कामाख्या जाएंगे, वहां पे माँ की यूनि की पूजा होती है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द यूनिवर्स। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इंडिया इज नॉट गिवन सेक्सुअल फ्रीडम। हमारे पास जो सेक्सुअल फ्रीडम थी पहले, हमने खजुराहो में मंदिर देखे, मतलब देयर आर मेनी टेम्पल्स बिल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एनर्जी, कि you have to worship, you have to meditate on that, and then you will be able to overcome जो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। वहां से फिर एक डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन अभी क्या है कि एक तो सेक्सुअल एनर्जी को भी, या ये जो फ्रीडम है, इसको बहुत तगड़े तरीके से कर्टेल किया जाता है कि आप इसके बारे में बात नहीं करोगे, आप कैसे बात कर सकते हो, बल्कि दिस इज द हुँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का कहता है ना कि वो तीसरे स्टेप पे तो आपको यू हैव टू रिक्रिएट, ठीक है, वो करेक्ट। जेनेटिक इनबिल्ट है। आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी परसों, एक वेल ने, जापान में एक वेल ने, वो इतना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने 60-70 लोगों को मार दिया। तो ये हर स्पीशीज में होता है, बट इंसान उसको कंट्रोल कर देता है, और जब नहीं कंट्रोल कर पाता है,
तो फिर ये और चीजों में निकलेगा, क्योंकि एनर्जी आप किसी चीज को दबा नहीं सकते, वो निकलना ही निकलना है। करेक्ट, सही बात। डॉक्टर ध्रुव, आप हमको थोड़ा साइकाइट्रिक पर्सपेक्टिव से प्लीज बताइए कि क्या सिचुएशन है, सेक्सुअल ऑब्सेशंस क्या है, और क्या इसके लिए दवाइयाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाया है और उसमें मैंने बोला है कि भाई जिंदगी में चैन से रहना जरूरी है, और कोई चीज अगर आपको तकलीफ दे रही है उसको खत्म करो। दवाई लेने की जरूरत है, दवाई लो, लेकिन दवाई को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारी हिचक है। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो भी दवाई ले, और अगर बहुत ओवर परफॉर्म कर रहा है और उसको तकलीफ हो रही है उस चीज से, तो भी वो दवाई ले, शांत हो। लेकिन आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड सिद्धांत जी ने भी बहुत अच्छे से उनके पर्सपेक्टिव को रखा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल थॉट्स आना, उसका मतलब सेक्सुअल ऑब्सेशन नहीं है। एग्जैक्टली, राइट। डिजायर इज वेरी मच नेचुरल, सेक्सुअल थॉट्स आना बहुत नेचुरल है। कुछ कुछ दिनों पे नॉर्मल से ज्यादा थॉट्स आ जाएं, वो भी ऑब्सेशन नहीं है। सब दिन सेम नहीं होते हैं। कभी कभी सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा हिट करती है, कभी कभी ज्यादा थॉट्स आते हैं, ज्यादा डिजायर फील होती है, जो कि बहुत नेचुरल है। राइट, हमारे दिन के अलग अलग टाइम पे भी हमारे हार्मोन्स की रिदम चेंज होती है, अलग अलग सीजन के हिसाब से भी रिदम्स चेंज होती है। राइट, मेडिकल साइंस और अपना एंशिएंट जो साइंस है, सब यही कहते हैं कि ऋतु के हिसाब से और हर चीज के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से हमारे डिजायर्स, हमारे हार्मोन सब चेंज होते हैं। तो थोड़ा मैं बहुत यहाँ पे डिजायर आपको ना एक जरा टोक के पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि आई नॉट जस्ट पूछना, मैं बताना भी चाहती हूँ कि सेक्सुअल थॉट्स सिर्फ आदमियों में नहीं आते, वो औरतों में भी आते हैं, और उसका भी फ्लक्चुएशन जैसे आप कह रहे हैं वो सिर्फ आदमियों में ही नहीं होता, वो औरतों में भी होता है। अब इसके बारे में बात करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं क्या डर की डॉक्टर है, और डॉक्टर तुमको भी आता है मैडम, आपको ही सेक्सुअल थॉट्स आते हैं? मैं इंसान हूँ, मुझे भी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। लेकिन आज ये डिस्कशन करने का कारण ही ये है कि अगर हम इसको डीस्टिग्मेटाइज कर देंगे तो लोग और सुलझ के बोल सकेंगे। तो जरा आप इस बात को भी कवर करना कि महिलाओं का आप तो बहुत सारी महिला पेशेंट से भी के साथ काम करते हैं, कि उनका टेक क्या होता है, क्या उनको भी ऐसे विचार आते हैं? प्लीज। एब्सोल्युटली आते हैं, सबको आते हैं और आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है। तो जो मैं बता रहा था कि जैसे हमारी अलग अलग रिदम्स के साथ अलग अलग लेवल का अपना हार्मोन्स और अपना साइकोलॉजी दोनों जुड़ा हुआ है। वैसे आपने फीमेल्स के बारे में बात की, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट। देखो, एक एंगल है ना, वो है अपना इवोल्यूशनरी एंगल, जो अपना बायोलॉजिकल एंगल है। दूसरा है साइकोलॉजिकल एंगल। अगर बायोलॉजिकल एंगल से देखें तो रिप्रोडक्शन वो हमारे शरीर की और हमारी स्पीसीज की, हमारी प्रजाति की एक नीड है। तो जब वुमेन्स अपनी मंथली साइकिल्स में से जा रहे होते हैं, तो उसमें जब बीच में ओव्यूलेशन फेज आता है, तब थोड़ा डिजायर बढ़ता है। मतलब अलग अलग मंथली साइकिल्स पे डिजायर बढ़ता है, कम होता है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि इस टाइम पे बच्चे को जन्म देने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए मेरा बॉडी ज्यादा एक्टिव है, तो इस टाइम पे मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो मैं एक प्रजनन कर सकती हूँ। राइट, तो ये अक्रॉस द स्पीसीज, ये पशुओं में भी होता है, ये हम में भी होता है कि जब हमारा बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे के जन्म के ज्यादा रेडी होता है, तब हमारी डिजायर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मतलब हमारा शरीर और नेचर भी ये चाहता है कि उस टाइम पे हम ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव और हमारा डिजायर भी ज्यादा एक्टिव हो। राइट, ये एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जो भी सोर्सेस ऑफ प्लेजर है, ठीक है, हार्डली 2-3 स्पीसीज हैं जो जिनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी प्लेजर के लिए भी होती है, वो रिक्रिएशन के लिए भी है, सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए नहीं है। राइट, तो हम उसमें से एक जाते हैं, ह्यूमंस। तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर अस। तो जितने भी सोर्सेस ऑफ प्लेजर हैं, उसमें हम सबका अलग अलग चॉइस होता है। राइट, तो इट इज ओके टू हैव दिस ऑल्सो एज अ चॉइस इन योर लिस्ट ऑफ प्लेजर्स। तो साइकोलॉजिकली भी कभी कभी इच्छा हो सकती है, जब हम प्लेजर सीख करते हैं अलग अलग तरीके से। हमको कभी कभी अच्छा खाने का मन होता है, अच्छा घूमने का मन होता है, अच्छे कपड़े पहनने का मन होता है, अपने फेवरेट लोगों से बात करने का मन होता है। सो वी ऑल सीक प्लेजर इन डिफरेंट वेज, एंड दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्लेजर।
तो ये भी हम सीख कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मेल्स फीमेल सब प्लेजर सीख करते हैं और करना भी चाहिए। तो ये हमारा बॉडी भी दोनों मतलब जितने भी जेंडर्स हैं सबका बॉडी भी ये प्रोड्यूस करता है अगर आप हार्मोनली नॉर्मल हो तो। और हमारा मन भी ये विचार और ये इच्छाएं प्रोड्यूस करता है। बट एज आई सेड दिस इज ऑल डिजायर एंड थॉट्स, ये ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन कब होता है? जब ये अनहेल्दी लेवल पे जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें बहुत बड़ा है और थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। बायोलॉजिकल मतलब क्या? अगर आपके शरीर में उस भागों में हाइपर एक्टिविटी हो गई जहां से ये हॉर्मोन्स बनते हैं, या तो इनका मेंटेनेंस मैनेजमेंट का जो पार्ट है बॉडी में, अगर वो ठीक से काम नहीं करता है, हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, तो पॉसिबल है कि बॉडी ज्यादा डिजायर करेगा, राइट। तो ये भी फिर अल्टीमेटली जो बॉडी मांग रहा है वो विचारों के थ्रू आएगा, हमारे मन पे सरफेस पे आएगा और वो ऑब्सेशन फील होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी ऐसा है कि ये जो विचार है ना वो बार बार आते हैं, हमको नहीं चाहिए तभी भी आते हैं, बस घुस जाते हैं और हमारे मन का जो एरिया है, हमारा मेंटल स्पेस है, उसमें से बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और दिन के काफी सारे घंटे, काफी सारा समय ये ऑक्यूपाइड ही रहता है हमारा मन। तो हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो ये सेक्सुअल ऑब्सेशन है। और ये एक चीज जानना बहुत जरूरी है सब व्यूअर्स के लिए कि जनरली सेक्सुअल डिजायर्स जो हैं वो थोड़ा अच्छा फील करवाते हैं, वो प्लेजर फील करवाते हैं, लेकिन सेक्सुअल ऑब्सेशन ज्यादातर बुरा फील करवाते हैं। इसमें मेडिकल टर्म है ईगो डिस्टोनिक, मतलब वो हम काटते हैं अंदर से, हमको नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई करनी है, हमको बात करनी है, हमको वर्क पे फोकस करना है, हमको रिलेशनशिप पे फोकस करना है, हेल्थ पे करना है, लेकिन मन जो है ना उसमें से बाहर ही नहीं आ पाता। अभी सारे प्लेजर्स के लिए कॉमन है, हमको इंस्टाग्राम रील में से भी बाहर आने में थोड़ी तकलीफ होती है, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करने से बाहर आने में भी तकलीफ होती है, राइट, ओवर ईटिंग से भी बाहर आने में, डाइट वगैरह करने में तकलीफ होती है। लेकिन सेक्सुअल ऑब्सेशन या कोई भी ऑब्सेशन हो, उसमें से बाहर आने में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है। हम साइकोलॉजिकली अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। और गिल्ट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इससे आता है, वो है गिल्ट। और हम बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जैसे, जिन्होंने अलग अलग लाइफ के टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा एक्सपोजर देखा है, इसका ट्रेलर देखा है, जब बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आए, निकल नहीं पाए, गिल्ट में गए, एंगर आया, खुद पे फ्रस्ट्रेशन आया, गुस्सा आया, मूड और डाउन हुआ, और मूड और डाउन हुआ तो प्लेजर की इच्छा और बढ़ी, और फिर से सेक्सुअल थॉट्स और बढ़ गए, और ये विशियस साइकिल चलता गया, ये लूप में हम फंस गए। व्हाट डू यू थिंक? हम सब या लोग आई थिंक इसमें एक रोल ना पोर्नोग्राफी का भी है। एग्जैक्टली इसमें एक रोल पोर्नोग्राफी का है, क्योंकि और इसमें एक रोल अवेलेबिलिटी का भी है। ओके, नाउ लेट मी पुट इट अ लिटिल लाइक दिस कि देखिए, एक विडंबना है, एक तकलीफ है। सेक्स सबको चाहिए, मिलता सबको नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब आप इस चीज को तो स्पष्ट होके समझ जाइए कि, और ये सभी जो लोग भी सुन रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा सेक्सुअल लाइफ एकदम सेट है। ऐसा नॉट ट्रू, नहीं नॉट है। ट्रू। एग्जैक्टली मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दो लोगों के मूड एकदम सेट होने चाहिए, दो लोग एक साथ अग्री होने चाहिए, तो इसमें 50-50 चांस हो गया। और हमेशा दो लोग नहीं रहते हैं, कभी भी तीसरे लोग भी बीच में आ जाते हैं, है ना? राइट। फिर लोग सोचते हैं कि अरे, तो फिर अगर मेरा अफेयर हो गया तो फिर मेरा लाइफ सॉर्टेड है, तो मैं मुझे अफेयर हो गया ना, तो बस मेरा अब बस ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेड एक रिलेशनशिप रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। लेकिन ये फिर भी नहीं होता, क्योंकि एक अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, एक, आपका पार्टनर आपको उस समय चाहे, पसंद करे जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में हो। दो, आप उस वक्त बहुत हेल्दी कंडीशन में है। अगर आपको बुखार है, नाक बह रही है आपकी, तो कहाँ आपको मन करेगा किसी के साथ इंटीमेट होने का? नहीं। तो आपको उस वक्त बहुत हेल्दी होना है। दो, आपको फील करना है कि आप इस समय तीन, आपको फील करना आप इस समय सेफ है।
जब इंसान सेफ फील करेगा सामने वाले व्यक्ति के साथ, वो आदमी हो, औरत हो, जो भी, तब भी ये सारे बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशंस होके फिर जाके इंसान एक अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकता है। तो इसमें इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो बैचलर्स को कहाँ क्या इतना आसानी से सेक्स मिलने वाला है। और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर नहीं है या बहुत वैभवशाली नहीं है, ओके, उस किसी के अंदर, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके पास एक दो गुण बहुत ज्यादा है तो आपका चांस बढ़ जाता है। लाइक लेट्स से आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तो और सेक्सुअल रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल है। सही तो बात है। हाँ, तो अगर किसी का अपीयरेंस अनफॉर्चुनेटली इतना जबरदस्त नहीं है, अब ये तो उसको अपने पेरेंट्स से ही मिला है, जेनेटिक्स। अगर घर में इतने ज्यादा पैसे नहीं है, ये तो अभी उसकी फैमिली का ही किया करा है, फैमिली अमीर नहीं है, तो उसको मिलता नहीं है जल्दी से पार्टनर। और ऐसे सिचुएशन में फिर मेरे ख्याल से धीरे 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 ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो प्राइम एज है वो डिले होता जा रहा है। अभी नहीं, बाद में नौकरी मिल जाएगी और बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ज्यादा पैसे कमाने लगोगे और फिर ऐसे होगा है। तो इस केस में अब उसको एक सही पार्टनर कहाँ से मिले, तो बेचारा जाता है पोर्नोग्राफी के पास। वो तो आसान है ना, तो वीडियो देख लिया और वहीं जाके वो फंस जाता है। वो चीज जो आपको ऐसा लगता है कि आपको इमीडिएट सोल्यूशन दे रही है, वो एक्चुअली आपको एक लॉन्ग टर्म प्रिजन दे रही है। ओके, आप एक लंबे तौर के एक जेल में फंसने जा रहे हो, जरा से के लिए बुरा फंसने जा रहे हो, क्योंकि वो धीरे धीरे हमको फांस लेती है और हम इससे बाहर नहीं आ पाते। मैम आपने बिल्कुल सही बात बोली है। आई थिंक जो ये एक तो डॉक्टर ध्रुव की बात मुझे बहुत सही लगी, वो जो बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर ऋतु में। सर मुझे एक चीज आपसे और भी पूछनी है कि क्या ये जेनेटिक भी होता है ऑब्सेशन? यस, मैं एक्चुअली किताब पढ़ रहा लाइफ स्पैन में, एक किताब है लाइफ स्पैन, तो उसमें काफी जेनेटिक मतलब काफी कुछ बताया है, तो बट ये चीज पे इतना प्रकाश नहीं डाला है। तो सर क्या ये जेनेटिक होता है? यस, जेनेटिक भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है, मतलब नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सेक्सुअल डिजायर का लेवल कितना होगा, हार्मोन्स का अमाउंट कितना होगा, ये भी जेनेटिकली डिटरमिन होता है। और मन में, मतलब ब्रेन के सेल्स में ऑब्सेशन का टेंडेंसी होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये भी जेनेटिकली डिटरमिन हो सकता है, राइट। और ये ऑब्सेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में परिवर्तित होने के चांस अगर ज्यादा है, तो वो भी हमको ऐसे जीन्स पाए गए हैं जिसमें ये ओसीडी जो बीमारी है वो होने के चांस ज्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स जेनेटिक एलिमेंट बहुत बड़ा होता है इसमें, और एनवायरनमेंट का भी रोल ऑफ कोर्स होता ही है। यस। तो एक चीज जो आपने बताई उसमें आई वुड लाइक टू कमेंट, मयूरिका जी, जैसे आपने बताया ना कि हमको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो, तब मतलब हमको लगता है कि हो जाए, हमको मिल जाए, लेकिन सिचुएशन इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। इससे भी एक और चीज मुझे याद आती है कि जैसे देयर इज अ फिनोमेनन कॉल्ड मिराज, जिसको मरीचिका या मृग जल बोलते हैं, कि हमको वो दिखता है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वो नहीं होता है, राइट। और बहुत सारे प्लेजर्स ऐसे हैं जो जो उसकी प्रॉमिस है ना, उतने लेवल की प्रॉमिस हमेशा फुलफिल नहीं होती है। एडिक्शंस में भी ऐसा होता है, हमको लगता है ये करने से हमको हेवनली फीलिंग मिलेगा, बट इट इज वेरी रेयर टू फील दैट काइंड ऑफ हेवनली ऑर्गेजम और हेवनली प्लेजर ऑल द टाइम। और बिकॉज हमको ऐसा लगता है, द हाइप दैट इज बीइंग क्रिएटेड, हमको लगता है कि इससे मुझे मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और मुझे एकदम अनंत खुशी मिलेगी उसी मोमेंट में। और वो नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन और बिल्ड होता है, और फिर और इच्छा होती है कि अभी नहीं मिला मुझे, अभी और चाहिए। वो मतलब और डिग्री बढ़ा देते हैं, थोड़ा और करेंगे, किसी और को पकड़ेंगे, ज्यादा पार्टनर्स रखेंगे, तो फाइनली जाके मुझे छुटकारा मिलेगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। क्या मुझे यहाँ मिलेगा, क्या यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, ये सुख मुझे यहाँ मिलेगा। तो दैट हैपेंस, दैट कांस्टेंट क्रेविंग इंक्रीजेस बिकॉज़ द प्रॉमिस इज बिग, द फुलफिलमेंट इज लेस। मैं यहाँ पे एक और चीज कमेंट करना चाहूंगा। एक तो सर ने जो डॉक्टर ध्रुव ने बात बोली बहुत सही बोली कि जैसे जो स्पीशीज हैं, कुछ ही स्पीशीज, उसमें कुछ ही एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनकी सेक्सुअल अर्ज आती है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी स्पीशी है जिसमें वो कॉन्स्टेंटली रहती है। एंड हम सबको पता है कि मैक्सिमम स्पीशीज में जो लीड करती हैं वो मादाएं हैं, फीमेल। हाथी में फीमेल हाथी, फीमेल एलिफेंट होती है।
शेर भी आराम से बैठा रहता है, शेरनियां शिकार करती हैं। बीज में तो जो मधुमक्खियां होती है, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर्स, आइंस्टीन ने बोला था कि अगर आप बीज खत्म कर दो तो पूरी दुनिया खत्म कर जाएंगी। उसमें जो मेल हैं उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो रिप्रोड्यूस करे, बाकी उनका कोई काम नहीं है। ज्यादातर स्पीशीज में जो रूलर होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, और मेल का बस उतना ही काम है कि आप रिप्रोड्यूस करो, बाकी जाइए। सिर्फ इंसान एक ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसको चाहिए। और मैम जो अपने सेकंड पॉइंट बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेरे हिसाब से पॉर्न सबसे एकमात्र रीजन है। आप आराम से सेटिस्फाई हो जाओगे, नो डाउट। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको जो चाह रहे हो वो मिल जाए, बट वो चाह क्या रहे हो, क्या आपके पैरामीटर्स हैं, राइट? हम क्लर्क बन जाएं बट कोई आ जाएगा नहीं आईएएस निकालो, तो आज पॉर्न ने अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, ठीक है? कि मतलब डोपामीन रिलीज होता है, डोपामीन आया, हिट हुआ पहली बार, उसके बाद नहीं होगा, आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ नया देखा, तो ऐसे करते 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 वो पूरी तरीके से हमको बर्बाद कर देता, हमारे दिमाग को और इसका ये बहुत बड़ा रीजन है जो पोर्नोग्राफी है। जो मिलता है वो कोई असली इंसान कभी नहीं दे सकता। नहीं, वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि हमको ऐसे ही करना है, और अगर नहीं करेंगे तो बेकार है ना? बल्कि उनको पता ही नहीं है कि नहीं, दिस इज मतलब इट्स नॉट गोना हैपन, कि अगर आप देख लो कि पॉर्न मूवी कैसे शूट होती है तो वो तो फिर इंसान कभी करेगा ही नहीं। तो ये, और इतना रेडिली अवेलेबल है ये, स्पेशली जो बच्चों को हमारे करप्ट कर रहा है। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था तो उसमें मैं ये देख रहा था कि अभी जो ज्यादातर सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं उसमें माइनर्स ज्यादा हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो दैट इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर इंडिया कि ये सही नहीं है। हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी हाल ही में एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें फ्रांस की न्यूज है। तो उसने, जो हस्बैंड था वो एडिक्ट था, पोर्नोग्राफिक एडिक्ट था, और उसने क्या किया, वो अपनी मतलब उसने 70-80 लोगों को बुलाता था और बोलता था आप ऐसे ऐसे करिए जैसे पॉर्न में होता है, मतलब अपनी वाइफ को वो इस तरीके से टॉर्चर करता था। तो ये आपने बहुत सही बात कही मैम कि पोर्नोग्राफी ही मेन मिलन है आज के जमाने में। तो क्योंकि सेक्सुअल ऑब्सेशंस पहले भी लोगों को रहे हैं, ओके, इसलिए कहीं पे शंकराचार्य ने भी उनके ऊपर इतनी सारी बातें कही हैं कि क्यों इंसान को सेक्सुअल ऑब्सेशन में नहीं रहना चाहिए। तो मतलब उस जमाने में भी लोगों को ये एक समय रहता है जब ये विचार रहते हैं, लेकिन इन विचारों का इतना ज्यादा विकृत हो जाने के पीछे का कारण कैपिटलिस्ट सोसाइटी का गंदा वाला चेहरा है, जो हमारे हर इच्छा को कैपिटलाइज करना चाह रहा है, जो हमें बस पैसों के लिए निचोड़ना चाह रहा है। भले हम हमारी हालत अगर हम असल में देखें तो वो जो गन्ने से रस निकालते हैं उससे भी बुरी कर दी गई है कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मैं नहीं हूँ कोई सोशलिस्ट नहीं हूँ ना, मैं कम्युनिस्ट हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि ये इसका वो बुरा वाला हिस्सा है कि जब बस ये रीजन कि हमको इससे वाइकेरियस व्यूइंग से हमें प्लेजर मिलता है, यानी कि अगर हम सेक्स इतना ज्यादा प्लेजरेबल चीज है, अगर हम किसी को देख भी ले, कहीं पे पढ़ भी ले, कहीं पे कोई चर्चा भी सुन ले, तो वो भी हमें प्लेजर दे सकती है। तो इस बात को लेके एक इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा इसे कैपिटलाइज कर दिया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी कितनी खराब होती जा रही है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके कंज्यूमर भले इसमें मर जाए, दुखी हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, जेल में पहुंच जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से हमें इसलिए जानना चाहिए कि हमें सामान बेचने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बिस्किट बेचते हैं, जो हमें लाइक अलग अलग चीज, कपड़े बेच रहे हैं या कुछ भी, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ बाद में क्या होता है, वो बस हमको बेचना चाहते हैं। और हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज हमारा समय है। तो मैं भी, आप लोगों का समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए जल्दी से आपको मुद्दे की बात पर आती हूँ कि अगर आप किसी भी लड़के को कहोगे 2 सॉल्यूशंस, 2 चीजें कर ले तो शायद तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट बेटा बेटी भी हो सकता है, कम से कम तो हो जाएगा 2 सॉल्यूशंस। आई थिंक मैं पहले सर, आप डॉक्टर ध्रुव, आप क्या कहना चाहिए? एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा डॉक्टर, एक्चुअली क्या, जब भी इतिहास की बात होती है तो थोड़ा मेरा माइंड वहीं चला जाता है मैम। और सर आपने भी ये बोला था कि सेटिस्फैक्शन,
जूलियस सीजर जो हैं वो इतिहास के सबसे बड़े राजा हुए इटली के, मतलब जो पूरा रोमन एम्पायर है उन्होंने बनाया था, रोम के बहुत बड़े राजा हुए। तो उनकी वाइफ ये सुनिश्चित करती थी कि उनको पूरा प्लेजर दे, क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनालिटी थे और उनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते थे। तो ये भी बात आपने बिल्कुल सही की कि जो सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 2 सॉल्यूशन की बात करूं तो एक तो भाई कोशिश करिए कि आप पोर्नोग्राफी छोड़ दीजिए, ठीक है? एकदम मतलब थोड़ा आप इससे अगर दूरी बना के रखें तो ड्रास्टिकली आपके अंदर इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी जो है हमारा सीमेन जो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज वेरी स्ट्रांग एनर्जी, वो मास्टरबेशन बुरी बात नहीं है, बट हाँ उसको ओवर ज्यादा करना, हर वक्त करना, दैट इज क्वाइट डेंजरस फॉर अस, ठीक है? क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है और फिर कहीं दिमाग नहीं लगता। तो अगर हम पोर्नोग्राफी को छोड़ रहे हैं तो बाकी चीजों में हमारी एनर्जी जाएगी, आपका जैसा कि मैम ने बताया टाइम बचेगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आप ज्यादा चीजों को एंजॉय करेंगे, मेंटली फिजिकली इफेक्ट तो होगा ही होगा, सोशल इफेक्ट भी बहुत बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, राइट? सेकंड मैं बोलूंगा कि अवेयरनेस इज द की, और अगर अवेयर आप हैं, और मैं ये बोलूंगा कि जो भी अगर बच्चे बच्चे देख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, टीनेजर देख रहे हैं, तो वो जाने इसके बारे में, है ना, सर आपका फीमेल बॉडी कोर्स के भी बारे में। है इसके ऊपर, अभी आपने एग्जैक्टली जो वो उसके बारे में भी आप जरा बताइए। मैम, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था पहले तो पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, और उसमें तकरीबन 10,000 के करीब लोग एनरोल हुए थे। और मैं बताना चाहूंगा कि एक बच्चा था, उसका एक एग्जांपल मेरे पास, हालांकि बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो 75 डेज हर दिन हम लोग क्लास लेते थे, उस पॉर्न एडिक्शन को खत्म करते थे, तो उसका वो पूरा बर्बाद लड़का था, ठीक है? और बहुत ही, और वो उसको पता था कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, जैसे एडिक्शन में आमतौर पर होता है, लेकिन वो वही छोड़ नहीं पा रहा था। तो हमारी क्लास ली, उस लड़के ने IIT निकाल लिया। और ओह ऐसे माय बहुत गॉड। सारे एग्जाम्पल्स हैं, पूरी किताब है जो हमारे पास टेस्टिमनी है। ऐसे ही थे एक जिनकी रिलेशनशिप बिल्कुल खराब थी, इसी पॉर्न की वजह से छोड़ा, उनकी रिलेशनशिप डाइवोर्स तक आ गया था, वो उनकी सेट हो गई। एक ने बहुत जबरदस्त काम किया बिजनेस में, तो उसका हमने अगला जो है 100 डेज भी निकाला है, ठीक है, कि किसको। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेकंड अवेयरनेस, और थर्ड मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, और अगर आप अपना थोड़े सेंसेस पे कंट्रोल रखते हो, ठीक है, मतलब अगर बैक टू स्क्वायर वन, जो नेचर को आप स्टडी करिए, नेचर से ही हम बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं, अगर आप वो कंट्रोल में रहते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरी ये 3 एडवाइस होंगी जो होंगी। अद्भुत, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं कहूँगी जो भी लोग पोर्नोग्राफी एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली स्टडी ग्लोस के ऐप पे जाके आपके इस कोर्स को डेफिनेटली अवेल करें। हम कितना सारा पैसा फालतू काम में लगा देते हैं, फालतू ओटीटी में डाल देते हैं, ये काम की चीज है अगर एवरीडे करने जैसा कुछ हमें मिले। डॉक्टर ध्रुव प्लीज आप अपने सजेशंस दीजिए। यस, मैं डिटेल में जाऊँ उसके पहले सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम ऑब्सेशंस की बात कर रहे हैं तो इट इज इनएविटेबल, ये बात तय है कि जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो अंदर से ऑलरेडी सफर कर रहा है और उसने अपने आप खुद कुछ कुछ ट्राई तो डेफिनेटली किए हैं, राइट? रोज सुबह डिसाइड किया है आज नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा, नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, और ये बहुत बार ट्राई करने के बाद ये गिल्ट और फेलियर का साइकिल चलता रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है और खुद से ऑलरेडी अंदर का युद्ध चालू है, लड़ता रहता है, तो अभी तुम खुद अकेले मत लड़ो, तुम हेल्प लो। जैसे मैं, डॉक्टर मयूरिका जी, बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे सिद्धांत जी जैसे मेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की है टेक्निकली और अलग अलग अनुभव के, और लोगों को इसमें से बाहर निकाला है। तो आपको अकेले ये जंग लड़ने की अभी जरूरत नहीं है, थक जाओगे और परेशान हो जाओगे, उससे अच्छा है हेल्प ले लो। और लोग आपको, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ सलाह या मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिसको थेरेपी, साइकोथेरेपी वगैरह कहते हैं, या सेक्सुअल हेल्थ थेरेपीज होती है, जिससे स्टेप बाय स्टेप आपके मन को ये प्रिपेयर किया जाता है, ये ट्रेन किया जाता है कि आप इसमें से बाहर निकल जाएं। फिर वो सेक्सुअल ऑब्सेशन हो या किसी भी प्रकार के अनवांटेड थॉट में आपका फंसा हुआ मन हो, वो डेफिनेटली ये सब टेक्निक से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं जो आज आपको कुछ टिप्स हेल्प हो पाए, तो सबसे पहला चीज है अवेयरनेस। जैसे सिद्धांत जी ने बोला, तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको अर्ली एज से ही सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसका एक भाग ये भी है कि आपको डिजायर है वो नॉर्मल है कि ज्यादा है या कम है, इसकी एक्चुअल समझ मिलती है। देखो एक सर हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेके लोग हमारे पास आते हैं
कि सर हमारे कल्चर में एक तरफ कामसूत्र है और एक तरफ ब्रह्मचर्य की तारीफ है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है क्या? लेकिन ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, क्योंकि ना तो हम कामसूत्र पढ़े हैं और ना तो उसको समझे हैं, ना तो हम ब्रह्मचर्य का मीनिंग समझ रहे हैं, राइट? कामसूत्र का मतलब ये नहीं है कि हम सब सिर्फ इसी काम में इंडल्ज हो जाए, और ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये नहीं है कि हमको कभी करना ही नहीं है। एग्जैक्टली दोनों एक ही लाइन में है, लेकिन इसकी समझ हमको नहीं दी जाती है। तो ये एजुकेशन ऑफ व्हाट इज नेसेसरी, इवन मेडिकल एंगल से देखा जाए तो क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है, इसके बारे में एक्चुअल लिटरेचर देखना जरूरी है, ना कि पोर्नोग्राफी से सीखना, राइट? दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, जैसे मयूरिका जी ने बहुत एप्टली बताया था कि इजी एक्सेस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ चीज इजीली मिल जाती है ना तो कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमको ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हमारे पास जो हम एक क्लिक में ये सब कंटेंट देख सकते हैं, या एक क्लिक में हम डेटिंग ऐप पे जा सकते हैं, या एक क्लिक में हम उन लोगों को मैसेज कर देते हैं जो हमने डिसाइड किया था कि इनसे दूर रहना है, इनके लिए मुझे यही थॉट्स आते हैं, बट एक वीक मोमेंट में उनको मैसेज हो जाता है, एक वीक मोमेंट में डेटिंग डाउनलोड हो जाती है। तो जब एक्सेस डिफिकल्ट है, राइट, ऐसा कुछ एप्स आपने लॉक करके रखी है वगैरह, जिसमें टाइम लगता है उसके थ्रू जाने में, तो एक्सेस डिफिकल्ट होने से भी हमको हेल्प मिल सकता है। थर्ड और बहुत अच्छी चीज जैसे सिद्धांत जी ने जो डेवलप किया है कि जो टेक्निक से पोर्नोग्राफी एडिक्शन से निकल सकते हैं, मैं मानता हूं कि ये जो टेक्निक सर ने डेवलप की है, या ये जो टेक्निक्स मेडिकल साइंस में, साइकोलॉजी में अवेलेबल है, वो ना कि सिर्फ आपको पोर्नोग्राफी एडिक्शन से निकालेगी, वो आपको इन जनरल सेल्फ कंट्रोल जो लैकिंग है ना, वो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। जब सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल आता है, अपने विचारों पे कंट्रोल होता है, ओवरऑल जो इजी प्लेजर में फिसल जाने का टेंडेंसी है, या क्विक ग्रेटिफिकेशन में फिसल जाने का टेंडेंसी है, उसको कंट्रोल में लाने की बहुत सुंदर टेक्निक्स होती है। तो ये सिर्फ एक चीज में नहीं, आपको हर एक चीज में हेल्प करेगी, ठीक है? तो इसके लिए एक स्मॉल टेक्निक ये है कि जिसको कहते हैं प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो चीज की इच्छा हो वो तुरंत ही पाना, ये जैसे ही इच्छा उठती है हम ट्राई करेंगे कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना शुरू करें। ये फर्स्ट स्टेप है, राइट? मैं ये जोमेटो के साथ करने वाली हूँ अभी। मैं तो आपको सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। चीज बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको मच्छर ने काटा और आपको इचिंग हुई, अगर आप उस इचिंग को देखो, तुरंत स्क्रैच नहीं करो। क्या बात है। इतनी छोटी सी चीज से भी अगर हम शुरुआत करेंगे, या किसी नोटिफिकेशन की रिंग बजी, आप खुद को बोलोगे 15 मिनट के बाद में देखो, वाह, है ना? हाँ, वो ऐसे हाथ को बांध के रखूंगा लेकिन अभी नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज में जहां जहां इंस्टेंट अर्ज उठती है, और वो इंपॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं है, आपको वॉशरूम जाना है, प्लीज जाओ, उसको कंट्रोल मत करो। लेकिन जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा डिले करो। तो ये इवन शुगर क्रेविंग हो या कुछ भी हो, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना, वो आपके अंदर ये क्वालिटी को धीरे धीरे जगाएंगे कि आप हर एक चीज को आप थोड़ा सा डिले कर पाओगे, और आप देखोगे कि बहुत सारी अर्ज ये टाइम के दौरान चली जाएगी। जो भी अनहेल्दी है ना वो चली जाएगी, जो हेल्दी है वो ज्यादा टिकेंगी। मैं यहाँ पे एक एडिशन करूं, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो एकदम फट से मुझे आराम देता है, मजा देता है, वो आप मत कीजिए। और साथ में आप दिन के एंड में ना अपने विल पावर को एक रेटिंग दीजिए, हर रोज इसे कीजिए, हर रोज अपने विल पावर को एक रेटिंग दीजिए। आप डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरीके से महीने भर के अंदर आपकी रेटिंग बढ़ गई है, लेकिन तब 1 महीने बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से अब आपका फोकस, कंसंट्रेशन और अचीवमेंट भी बेहतर हो गया है। आई थिंक सर ने बहुत ही, ये जो आपको पता है, ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। इसमें 2 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जैसे आप जानते हो, इन्वॉल्व है। पहला है क्वांटिफिकेशन। तो जो चीज को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो चीज अच्छे से होती है। तो जो मैंने टेक्निक बताई उसमें एक क्वांटिफिकेशन का क्वालिटी आपने ऐड किया। सेकंड इज फीडबैक। जो भी चीज हम इंप्रूव या चेंज कर रहे हैं उसमें हमको रोज फीडबैक मिल रहा है ना, तो हमारा मोटिवेशन भी टिक जाएगा और हम उसको अच्छे से, उसका ग्राफ हमको मिलेगा। तो ये क्वांटिफिकेशन और फीडबैक सिस्टम हमने जो क्रिएट किया वो बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे मैडम ने बताया। और हमने सुना है मैडम के क्लाइंट से भी कि ये टेक्निक वो सिखा के उनका भी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो वेरी गुड टेक्निक्स, यस, वी कैन ट्राई दैट। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन वो हम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सिद्धांत जी कुछ बता रहे थे।
नहीं सर, आपने ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही शानदार है। मतलब ये मैं बहुत अच्छा है, मतलब जो आपने बताया इस पॉइंट को आई थिंक अगर ये कोई भी अपना ले तो मेरे ख्याल में हर एक चीज में वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी मैं भी काफी जल्दबाज हूँ, बहुत इमोशनली डिसीजन ले लेता हूँ। और ये जो चीज है ना, ये मैक्सिमम लोगों के साथ है, मैक्सिमम लोगों के साथ। और अगर मैंने ये देखा है, मैंने कुछ 100 एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें ये कॉमन पॉइंट था, वो ये प्रैक्टिस करते थे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये और बहुत आपने सही। टेक्निक्स बताई, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब हमको अंदर से बहुत गहरी स्थिरता देते हैं। वो हमको इतना स्टेबल फील करवाते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं ना, वो अपने आप कम होने लगते हैं। सो ऑल दोज एंशिएंट टेक्निक्स दे हेल्प अ लॉट। और सर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, काम सूत्र और ब्रह्मचर्य, मैंने काम सूत्र पढ़ी है, उसका इंटरप्रिटेशन भी पढ़ा है। आप वाह। विश्वास नहीं करेंगे, 90% वो किताब सेक्स पे है ही नहीं। वो 90% किताब सेक्स के बारे में बात ही नहीं करती है, वो आपको इवॉल्व करने के बारे में बात करती है ट्रू। कि आप कैसे और अच्छा इंडिविजुअली, आपकी पर्सनैलिटी कैसे, वो स्मेल की बात करती है, वो कैसे एनवायरमेंट होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य तो सर ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। मुझे लगता है कि जो हैं, अगर जो भी यहाँ पे हमारे श्रोता हैं, वो जो 4 योग सूत्र हैं स्वामी विवेकानंद ने दिए हैं, उनको जरूर पढ़ें ब्रह्मचर्य के लिए। आप ओशो को आप लोगों में जरूर से पढ़ें। कितने लोग चाहते हैं कि सिद्धांत सर और डॉक्टर ध्रुव आके हमको ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छे से सिखाए? वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए कि ब्रह्मचर्य सीखना है सर, ऑन डिमांड। तो ये तो आई एम सीखना ही श्योर मयूरिका मैडम के पास इतने बहुत सारे सोर्सेस हैं जो इसको बहुत अच्छे से हमको टेक्निकली, जो Exactly. योगाचार्य हैं वो हमको सिखा सकते हैं। और हम लोग भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज एज अ टीचर, ट्रेनर और एज अ साइकियाट्रिस्ट हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। डेफिनेटली इट शुड बी अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर, जिसमें हम डीप में इसके अंदर डाइव कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे जितना मैंने पढ़ा है और इस पे अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं, बट ये मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि इसको थोपना नहीं है आपके ऊपर, आप थोपिए मत कि आप सोच रहे कि खत्म कर, नहीं। ये एक बहुत खतरनाक प्रोसेस है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक। विवेकानंद कहते हैं कि सीमेन इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, वो ऊपर जाता है। बट विवेकानंद ये भी कहते हैं कि ये हर किसी को नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करिए। महात्मा गांधी को 20 साल लग गए ब्रह्मचर्य अटेन करने में, उन्होंने धीमे 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 प्रैक्टिस करना शुरू किया, है ना। अब इसका मेन कंसेप्ट सर यही होता है कि जब आप स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ जाते हो तो आपको फिर ये चीज बहुत छोटी लगने लगती है, आप ये इस पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि आप उधर आपका ऑर्गेजम यहाँ पे आया है उसका 100 टाइम्स वहां पे आता है। तो ब्रह्मचर्य का मेन मतलब यही है कि आपकी जो एनर्जी है, एक सेल की जो पावर है थ्रू स्पिरिचुअल एनर्जी, वो फटे। और जब वो फटता है हर एक बॉडी पोर्शन में, जब बिग बैंग होता है, तो वो एक अलग ही लेवल का कंसेप्ट होता है। और इसको थोपना नहीं है। ओशो कहते थे ना कि जैसे अभी हम ऑब्सेशन की बात करें, तो भाई कोई भी चीज अनकंट्रोल्ड है वो ऑब्सेशन है। तो अगर आप कंट्रोल करके चीजें करते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती थोपना कि नहीं मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य पे जाना है। अगर आप किसी को भी, वही है ना कि पाइप है, पानी आ रहा है, तो अगर उसको जितना उसको रोकोगे तो फट जाएगा, है ना। तो ये कंट्रोल्ड वे में होता है। ये बहुत सारा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। और जब हमारे पॉर्न एडिक्शन के कोर्स में बच्चे आए थे, बच्चे क्या बहुत, मतलब उसमें बच्चे तो हार्डली 10-15% थे, बहुत सारे, तो उनका यही एक प्रॉब्लम थी कि सर हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ने यही बताया कि आपको करना नहीं है, आप कंट्रोल करिए। आप जबरदस्ती कोई चीज अपने ऊपर थोपेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। तो ये एक कंसेप्ट है। बाकी डेफिनेटली सर, मतलब हम चाहेंगे कि इस पे भी एक पॉडकास्ट हम करें मैम के साथ और ध्रुव सर के साथ। मतलब मैं भी चाहूंगा, इनफैक्ट अपने चैनल पे भी चाहूंगा कि हम इस पे डिटेल डिस्कशन करें। मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी सेम ईयर। मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। ओके, आज ये आज का ये जो डिस्कशन है, ये मेरे विजन बोर्ड पे था कि मुझे बेस्ट विशेषज्ञों के साथ बात करने का मौका मिले, उनकी बातों को सुन के सीखने का मौका मिले। सो आई एम जस्ट सो इनक्रेडिबली थैंकफुल आई मीन, मतलब मैं हड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत सारी बातें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, जिन चीज़ों को मुझे पता था लेकिन एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिला। कितने बार ऐसा हुआ जब आप बात कर रहे तो ऐसा लग रहा था अरे बल्ब जल गया, अरे हाँ ये तो ऐसा है। सो इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन, आई रियली एंजॉयड। सो आप लोगों में से
जो भी हमें सुन रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो में देखना चाहते हैं, डिस्कशन में सुनना चाहते हैं, उसे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ग्रुप्स में लोग साधारणतः गंदी फोटोज, नंगी फोटोज शेयर करते हैं, ओके, वो ना करके ओके इस वीडियो को शेयर कीजिए, हेल्थ शेयर कीजिए, मेंटल हेल्थ शेयर कीजिए। जो भी चीज आप दूसरों को देंगे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। सो थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर ध्रुव और सिद्धांत सर। सुखी रहिए और आप दोनों का ही यश, वैभव, सक्सेस दुगना होता ही रहे। और मैं ये बोलना चाहूंगा श्रोताओं को कि कामसूत्र जरूर पढ़े, बहुत शानदार किताब है। थैंक यू सो मच मयूरिका जी, हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे हम हमारा एक्सपर्टीज और हमारे विचार दोनों शेयर कर पाए। और ऐसे बोल्ड टॉपिक जो जल्दी बात करना इजी नहीं होता है, इसको आप लेके आते हैं सबके सामने। डॉक्टर ध्रुव, अभी आपको अपने YouTube चैनल को खोलना ही पड़ेगा, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है डॉक्टर ध्रुव का चैनल है क्या? डेफिनेटली, अभी दिस इज अ गुड मोटिवेशन टू स्टार्ट इट। मैं भी लोगों से YouTube या इंस्टा स्टार्ट करना ही है। थैंक यू सो वेरी मच। और सर मैं आपसे टिप्स भी लूंगा आर्ट ऑफ स्लीपिंग पे, क्योंकि मैं एक्चुअली मेकिंग दैट कोर्स, तो हम लोग इस पे जरूर कनेक्ट करेंगे। एंड मैम से तो हम मुखातिब होते ही रहते हैं, हमारा पॉडकास्ट चलता ही रहता है मैम के साथ, और बहुत जल्द हम लोग कुछ बड़ा भी प्लान कर रहे हैं मैम के साथ, तो वो भी बहुत जल्द बच्चों को हम बताएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ मैं इतना कुछ सीखता हूँ, मतलब इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you viewers as well. Thank you. Thank you.